आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तरक्की याफ्ता उस दौर की जहां हम और आप सांस ले रहे हैं। अगर आप रोजाना की खबरें देख देख कर थक गए हैं तो आज हम बात करेंगे इंसानी रिश्तों की, जो अब जवाल की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। वैसे भी अब रिश्तों में वो मिठास बाकी नहीं रही जो कुछ दहू कब्ल हुआ करती थी। ताहम अब रिश्ते किस तरह टूट रहे हैं और कैसे कैसे रिश्ते लोग निभाने से कासिर हैं और रिश्ते संभालने के लिए कुछ लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की इंसानी रिश्तों पर एक खास रिपोर्ट। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुमसे बिछुड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हैदराबाद की अवाम इन दिनों गर्मी से परेशान है। सख्त गर्मी में लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मैं आज मिर्ज़ा जी के हमरा शहर से दूर निकल आया हूँ। दरख्तों के ऐन नीचे कुर्सियाँ रखी गई हैं जहाँ पर ढाबे वाले लोगों से खाने का ऑर्डर ले रहे हैं। हम भी इन कुर्सियों पर बैठ गए। आज सुबह से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा जी कुछ उदास उदास से हैं। मैंने यूं ही मिर्ज़ा जी को छेड़ा, क्यों भाई आप उदास क्यों हैं? मिर्ज़ा जी की खामोशी पर मैंने अपना हाथ हवा में लहराया, दूर दरख्तों के झुंड की जानिब इशारा करते हुए कहा, अब ये मत कहना कि ये बेज़र्रत से चुपचाप खड़े हुए दरख्त भी तुम्हें उदास करते हैं। मेरे इस सवाल पर मिर्ज़ा जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, दरख्त तो उदासी का गढ़ होते हैं। उन्होंने न जाने कितने लोगों के उरूज और ज़वाल देखे होंगे, कितने ही लोगों ने उनको अपने गम सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का किया होगा। गम के बोझ से उनके पत्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त आता है जब वो टूटकर ज़मीन पर बिखर जाते हैं। सिर्फ बात टूटने से ही ख़त्म नहीं होती, ये कदमों के नीचे आते हैं तो इनकी सिसकियाँ गूंजती हैं और उनकी आवाज़ में अजीब सा दर्द होता है। मिर्ज़ा जी की आवाज़ में मुझे अनजाना सा खौफ और दर्द महसूस हुआ। कई रातों की जागी हुई उनकी आंखों पर मेरी नज़र गई तो मैंने महसूस किया कि उनकी आंखें नम हैं। मैंने मिर्ज़ा जी को बहलाने की खातिर कहा, क्या मिर्ज़ा जी, हमेशा उदासी दुख दर्द की बातें आप क्यों करते हैं? पहले तो उन्होंने मुझे बगौर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। धीरे से कहना शुरू किया, सब अक्लमंद लोग मुझे जानते हैं, वो मेरी अज़मतों से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका ये अजीम दोस्त कितने दुख सह चुका और सह रहा है। मैंने जब होश संभाला तो मेरे वालिदैन को ये शिकायत थी कि मैं दूसरे बहन भाइयों का हिस्सा भी खा जाता हूँ। खैर से जवान हुआ, वालिदैन ने शादी कर दी, बच्चे हुए। अपनी निस्फ हयात के साथ जो वक्त गुजारा, अच्छा या बुरा गुजर गया, लेकिन इस दरमियान कई वाक़ियात ऐसे भी पेश आए जिसे मैंने वहम जाना। जब यही वहम हकीकत बनकर मेरे सामने आने लगा, जिसे मैंने सच्चाई समझकर इबादत का दर्जा दिया, वो सराप साबित हुआ। अब हर बात का अक़ल में समा जाना ज़रूरी तो नहीं, और सिर्फ मेहनत से हमेशा मंजिल मिल जाए ऐसा भी कोई कुलिया नहीं। ताहम ज़िंदगी बेमकसद गुजरती रही। ज़िंदगी जिनके साथ गुजारी वो इस दारे फ़ानी से मुंह मोड़कर मिट्टी की चादर ओढ़कर खाके नशीन हो गए। चल चला का ये असूल रोज़े अव्वल से खालिक़ कायनात ने विज़े कर रखा है। जब से पहला जी रूह इस जहां ने संग खश्त में बज़्म जहां की रौनकें बढ़ाने आया, आखिर उसे अपना किरदार, अपनी खुशबू बिखेर कर जाना पड़ा। खुदा का पैगंबर हो, सिकंदर हो, सुल्तान हो या तही दामन फ़कीर, किसी को मफर नहीं। मौत की घाटी से गुजरना यहाँ सबके लिए वाजिब है। दुनियावी शहंशाह, आलिम और ताजदार भी रुखसत हो गए। सितम रसीदाए रोज़गार को भी जाना पड़ा। दोनों एक ही मंजिल के राही हैं। कोई फूलों की सेज अवाम के हुजूम से होकर वहां पहुंचा तो कोई पगडंडियों की खाक फांक कर खाके नशीन हुआ।
रेशमी शाही लिबास में मलबूस शख्स हो या मेरी तरह फटे पुराने चीथड़ों में लिपटा हुआ, आगे जाकर दोनों का लिबास कफन ही ठहरा। अतलस व कमख्वाब और गडरी का फर्क यहाँ राइज है। तो ऐसे में इस दुनिया में, इस शहर में, खुद अपने घर में मैं खुद को ढूंढता हूँ। मैं जब भी अपने घर में जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इन्हीं कमरों में मेरी माँ का अक्स भी है जो मुझे हमेशा दिखाई देता है। मैं वो बदकिस्मत हूँ जिसे माँ की खिदमत का शर्फ हासिल ना हो सका। और भी कई वजूहात थीं जिसके कारण मैं अपनी माँ के करीब होते हुए भी बहुत दूर रहा, और आज मुझे मेरी वालिदा माजिदा की याद आ रही है। तो कहीं से ये शेर बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, वक्त रुखसत मेरे माथे पे दुआ लिखेगा। वालिद साहब, आप क्या समझते हैं मैं उदास रहता हूँ? हो सकता है आपको लगा होगा कि मैंने कई गम एक साथ पाल रखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुजरता वक्त हमें रोजाना कोई ना कोई दुख दे जाता है। हाँ, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैं उदास रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुशियाँ रास नहीं आती। घर में कदम रखो तो बीवी का उदास चेहरा, खाने के टेबल पर बैठो तो दाल में बघार नहीं। आजकल घर की दाल भी मेरी तरह बेमज़ा हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ, उदास रहने का कोई एक वक्त मुतय्यन नहीं होता। उदासी बस उदासी है। कब कहाँ कैसे आ जाए हतमी तौर पर कोई नहीं बता सकता। एक वक्त था जब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता तो लोगों के हुजूम के दरमियान भी उदासी को महसूस करता। खुद अपने घर में इतने लोगों के बीच में मेज पर बैठा मैं बहुत देर तक उदासी को चलते फिरते देखता हूँ। बतौर सहाफ़ी मैं मिर्ज़ा जी को अरसे से जानता हूँ। वो जितने जज्बाती हैं उतने ही जिंदा दिल भी हैं। मजाक करते हैं तो महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार कर देते हैं। गम के अंधे कुएं में गोताजन होते हैं तो जिंदगी के तल हक़ाइक़ को हमारे सामने रख देते हैं। मैंने उन्हें उदासी से परे हटाने के लिए उनसे पूछा, बताओ मिर्ज़ा जी, कभी आपको अपने कॉलेज के दिन भी याद आते हैं? तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, उन दिनों क्लास में लेक्चर के दौरान भी उदासी बाल खोले बार बार ध्यान भटका रही होती थी। हिज्र तो उदासी से अटा हुआ ही होता है। बाज़ औक़ात हमारे पास अल्फाज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है, लेकिन किसी को दिलासा देना हो तो एक लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकलता। ये बेबसी है, पर उदास कर देती है। आज भी घर की लाइब्रेरी में किताबों के अंदर रखे गए फूल जो कि खुद मुरझा गए हैं, कभी उन्हें निकालता हूँ, अभी भी उनमें से भीनी भीनी खुशबू आती है जो मुझे बेहद उदास कर देती है। इतना कहकर मिर्ज़ा जी खामोश हो गए तो मैं गोया हुआ और मिर्ज़ा जी से दरियाफ्त करने लगा कि मिर्ज़ा जी, आपने हमेशा भाभी की कहानियाँ हमें सुनाई हैं, अपने भाई बहनों के बारे में भी कुछ बताइए। मिर्ज़ा जी ने थूक निकलते हुए कहा, भाइयों की मोहब्बत भी अजीब होती है कि जिनको बचपन में जान कहते हुए हमारी जान जाती थी, अब वो पराये हो गए हैं। अगर कह दो कि अब हमारी जान जाने वाली है और हम दवाखाने में शरीक हैं, तो भाई हमारी खबर लेने तक नहीं आते। ऐसे में एक अनमोल रिश्ता याद आता है। माजी की धुंधली तस्वीरें वाज़े और नुमायां होने लगती हैं और दिमाग की पर्दे स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह रवां दवां गुजरा हुआ कल कानों में सरगोशियां करता सुनाई देता है। माँ की याद शिद्दत से आती है, जब्त के बंधन टूट जाते हैं, वक्त जैसे थम सा जाता है। ये वो लम्हा होता है कि जिसमें इस बात का इदराक होता है कि बेशक बुजुर्गों के वजूद मादी तौर पर फना हो चुके हैं, मगर रूहानी तौर पर बक़ाए द्वाम पा चुके हैं। आजकल रिश्ते मतलबी हो गए हैं, मतलब ख़त्म तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वाजिद साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लिखो, खूब लिखो, मगर अवाम को ये ज़रूर बताना कि रिश्तों को सांस लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। जिस तरह रिश्ते फलते फूलते हैं, उन पर इख्तियार का बोझ मुसल्लत करके दम मत घुटाएं कि वो ज़िंदगी से बेजार हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप ज़िंदगी में नाकाम हो जाएंगे, और नाकाम लोगों के पास कुछ नहीं होता, और जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो रिश्ते संभाल नहीं पाते। लेकिन याद रहे कि जीने के लिए रिश्ते संभालने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खामोश हो जाइए, क्योंकि खामोशी कभी कभी दर्द की तवील दास्तान की तरफ इशारा करती है। यूं आवाज़ें शराब हो जाती हैं और सच खामोशी में छुपा होता है। इसलिए कहते हैं कि जो खामोशी के समंदर में उतरकर उसकी गहराई में बसी दास्तानों और चीखों को समझ लेता है, वो फिर
आवाज़ों के शराब में नहीं आता, क्योंकि वो जान जाता है कि खामोशी बेमतलब नहीं होती। इसीलिए अब मैं खामोश हूँ। जिस पर ये शेर सादिक आता है कि मैं इतनी रोशनी फैला चुका हूँ, मैं इतनी रोशनी फैला चुका हूँ कि बुझ भी जाऊं तो अब गम नहीं है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।